हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत आएंगी एशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बीच में है हमारी मेडिएवल हिस्ट्री। इन तीनों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो हड़प्पा सभ्यता है वही क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब इसको क्यों कहते हैं हम आगे चल के बात करेंगे। तो यह 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में फला फूला, यानी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा बीच का ये समय काल माना जाता है। तो यह आज ज्ञात सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, तो ये आज तक की ज्ञात सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। जो इस सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत दो शहर मिले हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो ये क्या है, इसके प्रमुख स्थल या शहर हैं। तो यह शहरी नागरिक नियोजन के शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यानी ये दो नगर हैं, ये कैसे हैं, ये नागरिक नियोजन के आधार पर काफी बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की खोज रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि को क्या माना जाता है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये किसके आधार पर माना जाता है, तो ये कार्बन डेटिंग के आधार पर माना जाता है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपको ज्यादा डेट पर ध्यान नहीं देना है। इसकी खोजकर्ता, इसकी सभ्यताएं क्या कहती है, इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी, यानी जो राय बहादुर दयाराम साहनी है उन्होंने की थी। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम, यानी ये वाली सभ्यता है, इसको हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सिंधु घाटी के पहले शहर हड़प्पा के नाम, यानी जो सिंधु घाटी में जो खुदाई हो रही थी, उत्खनन हो रहा था, वे कहाँ हो रहा था, वे हड़प्पा शहर पर हो रहा था। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। पहले तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहा जाता था, लेकिन जब इसके साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, हड़प्पा शहर से मिले, तो इसको क्या रखा गया, हड़प्पा के नाम पर रखा गया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। किस तरीके से फैली हुई है, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। अब ये कैसे फैली है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आप मैप में देखिए। ठीक है, ये मैप है। तो ये कैसे फैली हुई है, ये वाला है, ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला बलूचिस्तान वाला। तो ये यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ तक, उत्तर प्रदेश, और ऊपर जम्मू कश्मीर, और ये अफगानिस्तान होता हुआ इस तरीके से ये फैली हुई थी। तो ये किस तरीके से फैली है, त्रिभुजाकार में ये फैली हुई है। तो ये उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, जो मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा यहाँ पर। दक्षिण में दैमाबाद, यानी दक्षिण में कहाँ पर, यहाँ वाला हिस्सा। ये कौन सा हो गया, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये जो विस्तार है, ठीक है, इस तरीके से ये विस्तार है। ठीक, तो ये दक्षिण में कहाँ पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, यहाँ इस वाले हिस्से में पड़ता है। और सुंडकोर पाकिस्तान, जो आज का बलूचिस्तान माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका विस्तार फैला हुआ है। तो यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। ठीक है, कौन कौन से हिस्से में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान वाले हिस्से में ये पहली फैली हुई है। तो उस समय क्या था, ये अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार किस तरीके से था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्षेत्रीय विस्तार किस तरीके से था। तो ये त्रिभुजाकार रूप में इसका क्षेत्रीय विस्तार था। तो ये पॉइंट आपसे एग्जाम में
पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्रीय विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार स्वरूप था। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल या शहरों के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा मिला था? हड़प्पा, जिसके नाम पर सिंधु सभ्यता को रखा गया है। तो यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन है वह सबसे पहले कहाँ किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। अब आप कह रहे होंगे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वे कौन है? रावी। तो उसी कारण इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। तो ये हड़प्पा शहर कहाँ मिला था? रावी नदी के तट पर मिला था। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुई। तो इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। अब इसके आबादी वाले क्षेत्र में दक्षिण में क्या मिला? एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसे विद्वानों ने क्या नाम दिया है? कब्रिस्तान एच के नाम से संबोधित किया है या उसे नाम दिया है। हड़प्पा में हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार का मतलब जहाँ पर ये अपने खाने पीने की वस्तुओं को रखा करते थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। तो इस अन्नागार में 6 से 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। यानी 6 बाई 6 की 2 पंक्तियों में कुल कितने कक्ष मिले हैं? 12 विशाल कक्ष पाए गए हैं। हड़प्पा में एक पीतल की इक्का गाड़ी, ऐसी पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे की एक मूर्ति का भी साक्ष्य मिला, यानी मूर्ति भी मिली है। तो समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। जो कई तरह की मोहरें हैं तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। एक तो पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे वाली एक मूर्ति और अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये मुख्य चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। हम बात करेंगे दूसरे प्रमुख स्थल के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या कहा गया है इसे? मृतकों का टीला कहा गया है। तो यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कब हुआ था? 1921 में, और मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में। तो इसकी खोज किसने की थी? श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। तो इस स्थल में एक विशाल स्नान घर प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो आप इमेज में देख रहे होंगे, तो ये क्या है? एक विशाल स्नान घर प्राप्त हुआ है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था और यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में थी, और यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। तो याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है यहाँ की शहरी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ पर जो सड़कें प्राप्त हुई हैं वे कैसी हैं? वे 10 फीट तक चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं, और यहाँ पर नालियों का भी विकास देखने को मिला है। ठीक है, जो और यहाँ पर जो घर हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलते हुए कहाँ पर मिले हैं? पीछे की साइड पर खुलते हुए प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो शहर था वह काफी विकसित शहर माना जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वैसे तो मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा स्थल में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तक की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी। मतलब ये मूर्तियों के अन्य साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
इसमें सबसे प्रमुख है नर्तकी की मूर्ति, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी। अगला है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में आर्नेस्ट मैके ने किया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? आर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था, यानी जो यहाँ की व्यवस्था थी वह कैसी थी? वह शहरी नहीं थी, जो कि मोहनजोदड़ो से काफी अलग थी। तो इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर विद्वान द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चनहुदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था, यानी जो मनके हैं उसका निर्माण कार्य यहाँ अधिक होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। चनहुदड़ो सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जो आप ईंटें देख रहे हैं ये कहाँ से मिली हैं? ये चनहुदड़ो से मिली हैं, जो कि कैसी है? वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा स्थल वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो आपको बस यही चीज याद रखनी है कि किस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद के द्वारा, यानी अमलानंद घोष के द्वारा की गई। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। 2 फसलों की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और जल निकासी की प्रणाली, जो जल निकासी के तरीके हैं उसके साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। अब आपको यहाँ 2 चीजों के में मुख्य रूप से याद रखनी है, एक बेलनाकार मोहरें और अलंकृत ईंटें। ठीक है, तो ये थी कालीबंगा। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमें शहर मिले हैं या जो भी सभ्यता मिली है वे कहाँ पर मिली है? नदी के तट पर मिली है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, जो सबसे पहली सभ्यता की खोज हुई थी वह कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। 5वां है लोथल। तो लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट है। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री S.R. राव द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? S.R. राव के द्वारा की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ एक का प्रमुख बंदरगाह, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में अहमदाबाद के किनारे पर मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह पर लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। क्या मिला है? विशाल गोदीबाड़ा मिला है। तो लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिले हैं। अब किस खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान व बाजरे के। तो इस बंदरगाह स्थल में हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो कैसे साक्ष्य मिले? 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला है धौलावीरा। तो धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में भाचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। तो ये कौन सी नदियों के पास स्थित है? मानसर व मानसर 2 नदियों के पास स्थित है। तो धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों में विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। तो धौलावीर में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर नगरों का विभाजन कैसे मिलता है? 3 हिस्सों में मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया है। ठीक है, कितने हिस्सों में किया गया है? अन्य 2 हिस्सों में किया गया है। तो धौलावीर में हमें बांध व कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले। और यहाँ क्या मिला है? बांध, जो कि नदी के पानी को रोकता था। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। तब आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, बांध और कृत्रिम जलाशय। तो ये कहाँ मिला है? धौलावीरा से मिला है। अगला है रोपड़ सभ्यता। तो रोपड़ सभ्यता की खोज किसने की थी?
1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल द्वारा 1950 में की गई थी। यह कौन सी नदी के किनारे मिली है? सतलज नदी के किनारे मिली है, जो कि रोपड़ शहर के पास है। स्थान क्या है? रोपड़, भारत, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था इसका उत्खनन? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। तो इसकी खोज किसने की थी? ये बात आपको याद रखनी है, बीवी लाल ने। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी खोज कब हो गई थी? 1950 में। लेकिन इसका उत्खनन कब हुआ था? 1955 से 56 के बीच। तो रोपड़ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। इसका वर्तमान नाम रूपनगर है। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ याद करना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद वह कौन सा पहला शहर था जहाँ उत्खनन कार्य किया गया। तो आपको याद रखना है, रोपड़ वह शहर था जहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। तो रोपड़ की विशेषता क्या है कि यहाँ कुत्तों के साथ जो यानी मानव की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ किसको दफनाया जाता था या जलाया जाता था? तो कुत्तों के दफनाने का सबूत भी यहाँ पर मिला है। तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। इनके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी, संघोल, कोटी दीजी इत्यादि शहर आदि इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। तो यहाँ पर सड़कें मिली हैं। तो यहाँ की सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटती थी, यानी एक चौराहे के रूप में मिली है। इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति में आधारित है, यानी एक स्क्वायर टाइप में, जहाँ पर चौराहे रूप में सड़कें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली को भी माना जाता है, यानी जो यहाँ पर शहरीकरण था वहां पर कैसी नालियां प्राप्त हुई थी? ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई थी, जहाँ से जल का निकास होता था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन में प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नान घर भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पक्की ईंटों के साथ क्या गया है? एक रसोई घर व स्नान घर भी प्राप्त हुआ है। नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। तो यानी इसके नगर को कितने हिस्सों में विभाजित किया है? दो, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग कहते थे और पूर्वी टीले को निचला नगर कहते थे। ठीक है, अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो यह कैसे थे? मात्र सत्तात्मक लोग थे, यानी ये देवियों की पूजा करना में रुचि रखते थे। इतिहासकारों के अनुसार इसे समाज में चार वर्गों में विभक्त किया गया है: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। कितने वर्गों में? चार: विद्वान, श्रमिक, योद्धा और व्यापारी। तो ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों पद्धति के होते थे, यानी दोनों तरीके के भोजन का इस्तेमाल करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शिस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले। यानी ये कैसे थे? शांति प्रिय थे लोग थे। यहाँ पर कोई भी लड़ाई या झगड़े के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, जिसका स्वरूप क्या है? यहाँ से कोई भी तलवार या ढाल यानी कोई भी शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले। इस आधार पर इसे क्या कहा गया है? शांति प्रिय लोग कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुएं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलें बोई जाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का को क्रमशः 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता था। किस किस अनुपात में मिले हैं? यानी तांबे की मात्रा 9 और टिन की मात्रा 1 मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। तो यहाँ के लोगों ने लोहे की खोज नहीं की थी और उन्हें तलवार के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लोग लेखों से यह ज्ञात होता है कि
विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेहुला के नाम से जाना जाता था। तो विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को किसके नाम से जाना जाता था? मेलुहा के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों में से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो लोथल से हमें किसकी मोहरें प्राप्त हुई थी? फारस नाम की मोहरें प्राप्त हुई थी। तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, लोथल से फारस की मोहरें और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो यह सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे नाव द्वारा ही किस तरीके का व्यापार करते थे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एशियन हिस्ट्री में धीरे धीरे जो एशियन हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत, इन तीनों को हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।